हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है। बस उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जो लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया है। हम सारे चैप्टर्स जब फिनिश हो जाएंगे उसके बाद उसको करेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, इलेक्ट्रो से आप क्या समझ रहे हो? कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चीजें होंगी और केमिस्ट्री है तो केमिकल की बात होगी ही। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? सबसे पहले ये तो एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है, जो कि कन्वर्जन करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और इसका वैसा वर्सा, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करती है। हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the interconversion of electrical energy to chemical energy and vice versa। इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट होगा और उसका उल्टा भी हो सकता है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट हो सकता है। पर ये सारी चीजें हो कहाँ रही हैं? इलेक्ट्रिकल से केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, ये सारी की सारी चीजें एक सेल के अंदर हो रही हैं। क्लियर है? हम क्या लिखेंगे? all these function performed all these functions performed by the cell। ये सारी की सारी सेल के अंदर परफॉर्म हो रही है, सेल के द्वारा परफॉर्म की जा रही हैं। यही है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें यहाँ पे दिखा इलेक्ट्रिकल और केमिकल, तो इसी से हमारे दो टर्म आते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा, दो टाइप की सेल के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से वो दो सेल हैं? फर्स्ट सेल है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, electrochemical cell, and second one is electrolytic cell। second है यहाँ पे electrolytic cell। electrolytic cell। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये क्या करता है? ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और फिर जो फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। ये एक टाइप का स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? ये स्पॉन्टेनियसली केमिकल रिएक्शन। ये स्पॉन्टेनियसली केमिकल रिएक्शन शो करता है, जो कि क्या करता है? यहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आया है, वो क्या है? स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का क्या मतलब है? जिन्हें बार बार इग्नाइट ना करना पड़े, एक बार हमने वो काम दे दिया तो वो अपने आप से ही सारे काम कर देता है। इसको हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। जैसे कि आपको एक बार बोल दिया गया हो कि आपको पढ़ाई करनी है, जो कि आप नहीं करोगे, आपको बार बार बोलना पड़ता है। तो ऐसा मान लेते कि एक बार अगर बोल दिया गया है तो वो कंटिन्यूसली काम होता जा रहा है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस।
इस सेल का एग्जाम्पल क्या है, जैसे इन्वर्टर वगैरह हो गए, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही लाइट चली जाती है तो अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो अपने आप ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर पूरे घरों में लाइट आ जाती है थ्रू इन्वर्टर। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे रिमोट का सेल हो गया, एक बार ही हम उसको क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, जो भी फैक्ट्रीज वगैरह से आती है हम उसको यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बार बार हमें उसको चार्ज में लगाना पड़ता है, बार बार, एक बार आया हमने उसको यूज कर लिया, उसकी लाइफ खत्म हो गई, हमने उसको क्या कर दिया, डंप कर दिया, ऐसा ही होता है। तो उसमें एक बार हमने एनर्जी दी, एक बार उसको इग्नाइट किया और फिर वो कंटिन्यूसली वर्क करता है, उसको हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वहीं जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, इसको बार बार हमें वर्क देना पड़ता है कि अच्छा ये काम करना है, ऐसे करना है, ये करना है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्या हो जाएगा, ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस है। और ये क्या करता है, ये इसका ऑपोजिट है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी। अब इसमें देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जैसे क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक बीकर में वाटर है और सॉल्ट है। एग्जाम्पल क्या है इसका, हमने बीकर में ले लिया है वाटर प्लस हमने लिया है यहाँ पे सॉल्ट। अगर एक बीकर में हमने सॉल्ट और वाटर लिया है तो क्या यहाँ पे कोई भी रिएक्शन होगी, अपने आप कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तब ये वर्क करना स्टार्ट करेगा और सॉल्ट प्लस वाटर विल गिव यू NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, और तब जाके हमें ये रिएक्शन मिलेगी। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कौन से सेल के अंदर आता है, हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। अब हम इतना करने के बाद क्या पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सबसे पहले इसका हम एक पूरा सेटअप बनाते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, तो आप भी मेरे साथ साथ बनाते जाओगे। हमने लिया है यहाँ पे 2 बीकर लिए हैं हमने, ठीक है, और ये हमने रॉड लिया है, यहाँ पे भी हम लेंगे अब ये क्या है हमारा, इसमें से एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, ऐसा हमने ये 2 रॉड ले लिया है। अब इसी में ही हम अभी बताऊंगी ये क्या बना रही हूं मैं यहाँ पे। ये यहाँ से ऐसे किया और ये यहाँ से ऐसे आएगा। आप साथ ही साथ बनाते चलो, फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा।
ठीक है, कुछ ये इस तरीके से है। हमने एक बीकर लिया है, बीकर में हमने 2 रॉड डाल दिया है। एक रॉड है हमारे पास जिंक की रॉड है और एक हमारे पास कॉपर की रॉड है। जो यहाँ है ये हमारे पास है जिंक की रॉड है। इधर साइड हमने लिया है, ये जो है ये हमारा कॉपर की रॉड है। और इस बीकर में याद रखना, जिस भी ये एलिमेंट का, जिस भी मेटल का आपका ये रॉड होगा, उसी से रिलेटेड, उसी इलेक्ट्रोलाइट का आपका सोल्यूशन होना चाहिए। जैसे ये जिंक का वो है, रॉड है, तो इसमें जो सोल्यूशन होगा वो जिंक का सोल्यूशन ही होना चाहिए, किसी और का सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, ZnSO4 लिया हमने, जिंक का सोल्यूशन लिया। जैसे यहाँ पे कॉपर है, कॉपर, तो यहाँ पे हम किसका सोल्यूशन लेंगे, कॉपर का ही सोल्यूशन लेंगे, CuSO4। ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। इसका यूज अभी आपको पता चलेगा, इसका यूज क्या होता है। अब देखो यहाँ पे हमने एक सेटअप बनाया है, साथ ही साथ क्या होगा, ये हमने इस वायर से कनेक्ट कर दिए हैं दोनों इलेक्ट्रोड को। ठीक है, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है, हमने इसमें सोल्यूशन ले लिया है। ये पूरा आपका सेटअप है, ध्यान से देखो इस सेटअप को। इसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ये पूरा सेटअप देख लिया। यहाँ पे हमने 2 बीकर लिया है, ठीक है, हमारे पास जिंक की रॉड है, जिसका रॉड होगा उसी का हमारे पास सोल्यूशन होगा। यहाँ पे कॉपर था तो हमने यहाँ पे कॉपर का सोल्यूशन लिया है। ये जो रॉड है इधर, ये हमारा क्या हो जाएगा, एनोड साइड हो जाएगा, और ये है हमारा कैथोड साइड, एनोड एंड कैथोड। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे बाहर से हम कोई एक्सटर्नल बैटरी या फिर सेल वगैरह नहीं लगा रहे हैं, जो भी होगा वो इंटरनल ही होगा, क्योंकि यहाँ से वायर कनेक्ट है, वोल्टमीटर लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, तो देखो ये जो यहाँ पे हमारे पास जिंक है, जिंक क्या करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन कर लेगा। ऑक्सीडेशन कैसे करेगा, देखो सबसे पहले तो देखते हैं रिएक्शन किस किस के बीच में होगा। हमारे पास क्या क्या चीजें, एक हमारे पास है जिंक, एक हमारे पास है जिंक सल्फेट, दूसरा है हमारे पास कॉपर और कॉपर सल्फेट। तो जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, और जो जिंक सल्फेट है वो कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा। अब देखो आप सोच रहे हो कि दोनों अलग अलग बीकर में है, कैसे रिएक्ट करेगा, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज है, तो आप उसकी चिंता नहीं करना। अब देखना कि कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि जिंक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, ना ही जिंक कॉपर के साथ रिएक्ट कर सकता है, मेटल है। तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, जिंक रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ, वही कॉपर रिएक्ट करेगा जिंक सल्फेट के साथ। तो जब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो सकता है, जब हम जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां से आएगा ZnSO4 प्लस कॉपर सल्फेट, यही हो जाएगा। वहीं अगर हम दूसरी रिएक्शन करवाना चाहेंगे, कौन सी, इस कॉपर रॉड की जिंक सल्फेट के साथ, तो कॉपर प्लस ZnSO4, तो बताओ क्या यहाँ पे ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। यहाँ पे क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, उसके सॉल्ट से उस कॉपर को हटा के खुद कॉपर की जगह पे आ गया, जो कि वैलिड था क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। लेकिन सेकेंड वाले केस में कॉपर जिंक को नहीं हटा पाएगा, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, ये हो जाएगा हमारा नो रिएक्शन। तो देखो इन पूरे में एक ही रिएक्शन हो रहा है, वो कौन कर रहा है, जिंक रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ। जिंक ने क्या किया, CuSO4 के साथ यहाँ पे रिएक्शन किया है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही रिएक्शन होगा यहाँ पे हमारे पास ये हमारा Zn2 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये जिंक की रॉड है। जिंक की रॉड में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, फिर क्या होगा, इस सोल्यूशन में क्योंकि ये एनोड है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। Zn
जो जिंक है वो ब्रेक डाउन होके क्या शो करेगा, जिंक का जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। याद रखना एनोड साइड हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो जैसे ही हमने जिंक का ऑक्सीडेशन कराया हमें क्या मिला, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो Zn2 पॉजिटिव था वो तो हमारे पास सोल्यूशन में आ जाएगा, Zn2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाएगा, ये जिंक की रॉड से चिपक जाएगा। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे आके इकट्ठा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और फिर धीरे धीरे वो क्या करेंगे, मूव करेंगे और ये कॉपर के पास जाएंगे। सेम यहाँ पे क्या हो रहा है कॉपर वाले में, जब देखो एक साइड अगर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरी साइड क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो कॉपर का रिडक्शन कैसे करवाएंगे, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने छोड़े हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, कॉपर लेगा। तो क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव कॉपर। यहाँ पे कॉपर का हो गया है रिडक्शन, तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पूरे सोल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे तो कॉपर 2 पॉजिटिव आ गया, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कॉपर के यहाँ पे हो जाएगा। देखो जैसे ही जिंक की साइड से, जिंक की रॉड से इलेक्ट्रॉन जाएगा कॉपर की साइड, तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा कॉपर 2 पॉजिटिव इकट्ठा हो चुका है, तो ये जो रॉड होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। जो कॉपर की रॉड है वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी और धीरे धीरे क्या होगा, जो जिंक की रॉड है वो पतली होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहे हैं। लेकिन सारे के सारे जो जिंक के इलेक्ट्रॉन हैं वो कॉपर 2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी कॉपर 2 पॉजिटिव है और यहाँ पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जिंक के, लेकिन जा कैसे रहा, ये 1 बाय 1 जा रहा है एक एक करके, तो एक एक करके इसको न्यूट्रलाइज करेगा। इसके पास है तो बहुत सारे कॉपर 2 पॉजिटिव, लेकिन एक बार में क्या होगा, एक ही कॉपर न्यूट्रलाइज हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारा कॉपर 2 पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा थिकर हो जाएगा, थिकर विथ टाइम, टाइम के साथ ये बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा और ये वाली रॉड क्या हो जाएगी, ये हमारी धीरे धीरे पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी, थिन विथ टाइम। देखो हमने क्या देखा, लेफ्ट साइड हमारे पास एनोड है, ठीक है, एनोड है हमारे पास लेफ्ट साइड, रॉड पे क्या है, सारे के सारे नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन चिपके हुए, तो यहाँ पे कैसा पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, क्योंकि सारे नेगेटिव चार्ज जिंक की रॉड पे आके चिपक चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। एक हमारा एनोड है, दूसरा हमारे पास जिंक की रॉड है, इसी की साइड ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड हमारा यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल भी जनरेट हो रहा है। अब इधर की साइड देखो, ये क्या है, एक तो कैथोड है, ठीक है, ऊपर से कॉपर रॉड है इधर की साइड, जब वहां पे ऑक्सीडेशन होगा तो इधर की साइड क्या होगा, यहाँ पे हमारा रिडक्शन होगा, यहाँ पे हमारा रिडक्शन हो रहा है और इस रॉड पे क्या चिपक गया है, 2 पॉजिटिव, यानी कि ये हमारा पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल। इतना क्लियर है, इसको देखो पहले यहाँ पे क्या किया है, स्टार्टिंग से बता देती हूँ, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने 2 बीकर लिया है, उसमें हमने रॉड डाली है, एक जिंक की रॉड है, एक कॉपर की रॉड है, उसको हमने वायर से कनेक्ट किया है वोल्ट मीटर से। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, ये जिंक जो है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिंक की तरफ से ऑक्सीडेशन शो करना हो जाएगा। जब जिंक ऑक्सीडेशन शो करेगा तो क्या हो जाएगा, Zn कॉपर सल्फेट, सॉरी जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो Zn2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, जो Zn2 पॉजिटिव होगा वो सोल्यूशन में आ जाएगा। सोल्यूशन में ऑलरेडी हमारे पास SO4 2 नेगेटिव के यहाँ पे आयन से SO4 2 नेगेटिव है, यहाँ पे भी SO4 2 नेगेटिव है, वही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन में यहाँ पे भी SO4 2 नेगेटिव है, ठीक है, ये क्लियर है इतना। यहाँ पे ऑलरेडी सोल्यूशन में ये सारे आयन्स प्रेजेंट है। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन
रॉड से फ्लो होता जाएगा और धीरे धीरे कॉपर के पास पहुंच जाएगा जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। और यहाँ पे जो कॉपर 2 पॉजिटिव है उनको धीरे 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 करके न्यूट्रलाइज करेगा, बट उतनी तेजी से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा जितने सारे यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव है, एक बार में एक ही को न्यूट्रलाइज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस वाली रॉड पे नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा और कॉपर वाली रॉड पे पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। क्लियर है इतना? इधर की साइड क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, वही राइट हैंड साइड यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए क्या लिखा हुआ है मैंने, एक बार फिर से लिख लेते हैं। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हमारा एनोड साइड होगा हमेशा, याद रखना, ठीक है। क्या होगा, जिंक से Zn2 पॉजिटिव बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। वहीं अगर हम रिडक्शन साइड की बात करें, रिडक्शन किधर की साइड होगा, कैथोड की साइड होगा रिडक्शन हमारा। इसमें क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। इसी तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं जहां पे ऑक्सीडेशन आता है और जहां पे रिडक्शन आता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता चल चुका है। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो करंट किधर की साइड फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन के जस्ट ऑपोजिट साइड में करंट फ्लो होता है। तो हम यहाँ पे एक और पॉइंट क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है, वही फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम, करंट का फ्लो कहां से कहां तक हो रहा है, कैथोड टू एनोड। यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। क्लियर है इतना? नोट डाउन करो इसको, फिर कर लिया। एक बार इसको भी देखो, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ है, ये पूरा डायग्राम जो है वो 2 पार्टीशन में डिवाइड हो चुका है। तो लेफ्ट हैंड वाले को हम बोलते हैं क्या, ये है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि पूरे को मिला के एक सेल बन रहा है, तो आधे की बात करें तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, या फिर एनोड हाफ सेल बोल सकते हैं, कैथोड हाफ सेल बोल सकते हैं। यहाँ पे हम इसको एनोड हाफ सेल और इसको हम बोलेंगे कैथोड हाफ सेल। क्लियर है? तो अभी हमने इस डायग्राम के बारे में देखा है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया है, ये सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, ये सॉल्ट ब्रिज कैसे इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में हेल्प कर रहा है, अब हम ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक ट्रिक देखते हैं कि इतना सारा कुछ हम लर्न कैसे करेंगे, कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा एनोड होगा, ऑक्सीडेशन होगा, नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा। तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है लोन। देखो एक साइड का लर्न कर लो, दूसरे साइड का जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा। लोन क्या है, एल से लेफ्ट साइड, ओ से है ऑक्सीडेशन, ए आएगा एनोड और एन है नेगेटिव। देखो यही सारी चीजें हो रही थी लेफ्ट हैंड साइड में। क्या हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन भी हो रहा था, वहां पे एनोड था और नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा था। वहीं अगर हम इसका ऑपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में रिडक्शन हो रहा है, कैथोड होगा और पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा। क्लियर है इतना? अब हम जानेंगे
सॉल्ट ब्रिज के बारे में, सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन है, क्या काम करता है सॉल्ट ब्रिज, वो हम देखते हैं। सॉल्ट देखो, सबसे पहला जो सॉल्ट ब्रिज का काम है वो क्या है, सॉल्ट ब्रिज किससे मिलके बना होता है, सॉल्ट ब्रिज मिलके बना है जेलिटिन से। जेलिटिन, और हम बोल सकते हैं अगर सोल्यूशन से, वो सेमी सॉलिड सोल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है पोटेशियम का। पोटेशियम का ही हमने क्यों लिया, पोटेशियम मेटल का, क्योंकि हमें पता है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल अगर कोई है तो वो क्या है, पोटेशियम है, ठीक है। और पोटेशियम को रिप्लेस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखो जैसे कि हमने ये डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पे अगर हम किसी दूसरे मेटल का, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज ले लेते, तो क्या करता, जो भी यहाँ पे रिएक्शन हो रहा हो, क्या पता ये जिंक इसको रिप्लेस कर देता या फिर कॉपर इसको रिप्लेस कर देता, तो फिर सॉल्ट ब्रिज लगाने का कोई फायदा होता, बिल्कुल नहीं होता। तो हमने ऐसा यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लिया है, ऐसे मटेरियल से बना हुआ सॉल्ट ब्रिज लिया है जिसको रिप्लेस करना नामुमकिन हो, जो कि खुद में ही बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव हो, उससे ज्यादा कोई और रिएक्टिव ना हो। इसीलिए हम सॉल्ट ब्रिज में किसके सोल्यूशन लेते हैं, पोटेशियम के सोल्यूशन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम K2SO4 ले सकते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया K2SO4, या फिर हमने KCl सोल्यूशन ले लिया। अब ये काम क्या करेंगे हम ये देखते हैं। जैसे K2SO4 है तो K2SO4 ब्रेक हो जाएगा K पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में, ठीक है। तो ये K पॉजिटिव क्या करेगा, देखो जो SO4, ये SO4 2 नेगेटिव है, ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और ये जिंक 2 पॉजिटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। पहले से क्योंकि हमारे पास ZnSO4 था, ये तो ऑलरेडी न्यूट्रल था, पहले भी ये रिएक्शन नहीं कर रहा था और अभी भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव बहुत ज्यादा भर जाएगा तो रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में डिफिकल्टीज हो जाएगी। इसीलिए हम ये सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं ताकि ये क्या करे, ये खुद डिसोसिएट करके इन सबको बैलेंस करे, इन सबको न्यूट्रलाइज करे और जो रिएक्शन है वो अच्छे से फ्लो हो जाए। तो K2SO4 में जो SO4 2 नेगेटिव है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा और सारे जिंक को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। वहीं जो K पॉजिटिव है वो क्या करेगा, यहाँ पे K पॉजिटिव आएगा और K पॉजिटिव आया और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इनको क्या करेगा, ये इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, ताकि यहाँ पे अब सोल्यूशन में हमारे पास क्या बचे, CuSO4 बचे, जो कि ऑलरेडी न्यूट्रल था। इतना क्लियर है क्यों हमने अब ये पोटेशियम के सॉल्ट्स लिए हैं सॉल्ट ब्रिज में, समझ आ रहा है इतनी चीजें। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सॉल्ट ब्रिज के बारे में, कि सॉल्ट ब्रिज इज salt bridge is made up of gelatin, यानी कि अगर कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। एंड इसमें हम मीडियम क्या लेंगे, पोटेशियम का। तो सॉल्ट ब्रिज इज मेड अप ऑफ जेलिटिन, और अगर सोल्यूशन विद सोल्यूशन मीडियम विद के, यानी कि पोटेशियम कैसा लेंगे, या तो हम K2SO4 ले सकते हैं या तो हम KCl ले सकते हैं, ठीक है। यही चीजें हो सकती है। सेकंड क्या काम है इस सॉल्ट ब्रिज का, बताओ, अभी बताया था ना, सेकंड इसका क्या वर्क है। इसमें क्या होगा, हमने सॉल्ट ब्रिज क्यों लिया था, बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव। वी हैव टेकन potassium, because it is very reactive, and it's difficult to replace, because it is very reactive and it's difficult to replace। और क्या होता है, जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है।
ठीक है, क्या लिखेंगे? वी हैव टेकन पोटेशियम बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव एंड इट्स डिफिकल्ट टू रिप्लेस एंड it does not participate in reaction. It does not participate in reaction. ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नोट डाउन करो, फिर और लिखवाती हूँ इसके आगे का मैं। नोट डाउन कर लिया। इसके बाद क्या है? थर्ड पॉइंट देखो, हमने K2SO4 और KCl क्यों लिया था? वो क्या करता है? ब्रेक डाउन करके जो रिएक्शन है, जो कीटैन एनायन प्रोड्यूस हुए हैं सोल्यूशन के अंदर, वो उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? इट मेंटेन द न्यूट्रलिटी, it maintain the neutrality between positive and negative and positive charge. It maintain the neutrality between positive and negative charge. जैसे कि जैसे K2SO4 है तो ये K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा, जो कि न्यूट्रलाइज करेगा। किसको न्यूट्रलाइज करेगा? ये SO4 2 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। और ये किसको न्यूट्रलाइज करेगा? यहाँ पे K4 है तो Cu2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो पोटेशियम है सल्फेट जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो ये जिंक 2 पॉजिटिव को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। वहीं जो पोटेशियम है ये राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये किसको न्यूट्रलाइज करेगा? वहां पे किसके पार्टिकल्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। एंड फोर्थ पॉइंट क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यू। अब जब सारी चीजें रहेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है वो फ्लो करता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे और धीरे धीरे ये जो रॉड है बिल्कुल ऐसे पतली हो जाएगी। तो उस पॉइंट पे क्या होगा? ये जो सेल का फंक्शन है वो खत्म हो जाएगा। तभी तो जो हम मार्केट से सेल वगैरह लेकर आते हैं वो एक टाइम के बाद, एक पीरियड के बाद वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सेल्फ लाइफ है, वो जो उसका लाइफ है सेल का, वो खत्म हो जाता है। जो उसके अंदर की जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, सारी चीजें जो फंक्शन चल रहा है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। ये जो रॉड है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगी, तो वो सेल जो है वो खराब हो जाएगा। क्लियर है? हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, बाकी का हम कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि सेल पोटेंशियल क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक एक बार अच्छे से देख लेना, पूरा डायग्राम बना के दोबारा से कि किधर की साइड क्या होता है, क्योंकि जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे वहां पे आपको ये हेल्प करेगा। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप इससे कुछ सीखे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।